हमनामा के साथ मैं हूं अब्दुर्रज़ाक शाह। सेल्फ मेड क्या होता है, मेहनत लगन किसे कहते हैं, कौन है जिसने कहा हाँ मैं कर सकता हूं। वो उठा, आगे बढ़ा और सर उठाकर जीने का खुद रास्ता तलाश किया। आज मेरे साथ मौजूद हैं नामी गिरामी सहाफ़ी, डंके की चोट पर बात करने वाले जनाब इरशाद भट्टी साहब। भट्ट साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और सुनाएं आप कैसे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। और आपको पता है ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, ये भट्टी साहब मैं कभी भी नहीं किया। बहुत लोग कहते हैं और पता नहीं कोई बेतहाशा नाराज़ हो गए दोस्त कि हर एक ने ज़ाहिर बनाए हुए हैं यूट्यूब और उनका सोशल मीडिया है, तो बहुत लोग नाराज़ हैं। लेकिन चूँकि आप नानके पिंड से हो तो इसलिए मैंने कहा कि ज़रूर करना चाहिए। इसका मतलब है ये कि हमारे जो नानके हैं उन्होंने हमें मिलवा दिया और आपकी बड़ी बड़ी नवाजिश भट्ट साहब कि आपने हमें वक्त दिया। और ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि आपका पॉडकास्ट ज़ाहिर है आप आगे पता नहीं कितने और पॉडकास्ट करेंगे भी और लोगों के साथ भी करेंगे, लेकिन ये मेरे पास आज़ाद रहेगा कि ये पहला पॉडकास्ट मैंने किया। आप भाई हैं और बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया और सब इतने अच्छे अल्फाज का भी शुक्रिया। नहीं, ये भट्ट साहब आपके लिए ये अल्फाज बनते हैं। मैं तो आपको याद है हम तो बड़े पुराने दिनों के दोस्त हैं, हम उनका जिक्र भी छेड़ेंगे। मुझे आपकी एक एक बात भी अभी तक याद है। तो ये मेरे ख्याल में अल्फाज जो है ना वो बहुत थोड़े हैं, आप इससे कहीं ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। शायद यानी लोगों को पता नहीं है कि मैं और अब्दुर्रज़ाक के एक यानी मेरी गुर्बत के दिन और अब्दुर्रज़ाक आप तो उस वक्त भी नहीं, मेरे भी गुर्बत के दिन थे, हमने एक साथ कैरियर स्टार्ट किया था, हम इकट्ठे थे। मैं और आपको पता है कि प्रूफ रीडिंग से शुरू किया। आपको पता है कि वो जो एक ट्रेनी रिपोर्टर से शुरू किया और फिर डेस्क पे, अखबार का डेस्क आज तो बहुत कम लोग जानते हैं, डेस्क पे जो नुमाइंदों का पेज होता है 445 उस पे किया, सिटी पेज 18 पे किया, सुर्खियाँ बनानी, फिर एडिटोरियल पेज, फिर उसके बाद लिटरेरी अदब का पेज, फिर उसके बाद रिपोर्टिंग, फिर उसके बाद। लेकिन भट्ट साहब मुझे वो भी याद है कि आप ऑल इन वन होते थे। आप सुबह आए रात तक, जब भी हमने देखा आप उधर ही डेरे आपने जमाए होते थे। आप सारा दिन सिर्फ एक ही काम होता था आपका, एक काम करना। और मुझे एक आपका जुमला भी याद है, शायद आपको याद हो कि ना हो। आपने मुझे एक बार कहा था कि मैं आया हूँ कुछ करने के लिए आया हूँ, कुछ बनने के लिए आया हूँ और कुछ करके दिखाऊंगा। हाँ, लेकिन वो आपने बिल्कुल सच कहा था और आपकी डिटर्मिनेशन और आपने उसको करके दिखाया है। इस पे हम बात करेंगे बिल्कुल कि ये इसके अंदर आपको कितनी मुश्किलात आई, कौन कौन से फेजेस से गुजरे। लेकिन वैसे इतना बताएं कि जो करना चाह रहे थे कर लिया या अभी कुछ बाकी हैं, चीज़ें कुछ करने की हैं अभी? ज़ाती तौर पे तो मेरी कोई ज़िंदगी की ख्वाहिश पूरी नहीं, यानी ऐसी नहीं है कि जो पूरी ना हुई हो, कोई ख्वाहिश नहीं रही ज़ाती तौर पे। हाँ, इज्तमाही तौर पे मैं चाहता हूँ कि इस मुल्क में असली वाली जमहूरियत आए, हम में से जो लोग हैं वो ऊपर आएँ और लोगों को कम से कम अच्छा अस्पताल, अच्छा स्कूल और जान माल का तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ मिले, इतना कम से कम ज़रूर हो। और जब अब मैं बहुत ट्रैवल करने लग गया हूँ, बाहर जाता हूँ, तो इतना दुख होता है जो अपने मुल्क का इमेज देख के, जिस तरह हमें लोग ट्रीट करते हैं। वो समझते हैं कि हम सारे भिखारी हैं, 25 करोड़ भिखारियों का मुल्क है। उसकी वजह शायद वो भी सच समझते हैं कि ऊपर हम पे भिखारी मुसल्लत हैं और ऐसे क्लासिकल भिखारी हैं जिनकी नस्लें, और यकीन करें ये वज़ीर आज़म तक बन गए। लेकिन चूँकि भिखारी थे, छोटे जेब कतरे थे, बनारसी शीदे पिस्तौल थे, बनारसी ठग थे, तो लिहाजा इन्होंने इस मुल्क को भी वही बना दिया जो ये थे। अच्छा, तो इसलिए दुख वो होता है। आपकी जो बात है कि आप कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ या ये देखना चाहता हूँ कि आप एक मतलब सही मानों में जो जमहूरियत है वो आगे कम से कम जो यूरोप में है, अमेरिका में, बरतानिया में है। लगता है कि मतलब मुस्तकबिल करीब में कोई ऐसा आपको नज़र आ रहा है, कोई चांसेस हैं? हाँ हाँ, ये आखिरी नस्ल है, ये जो हमारी, मेरी बदकिस्मती शायद ये हो सकती है कि मैं ना हूँ तो वो, लेकिन ये आखिरी भी। आप बड़े यंग हैं बड़े, लेकिन बड़े स्मार्ट यंग और माशाल्लाह आपने बड़े मेंटेन किया हुआ है। आप क्यों कह रहे हैं कि एक तरफ आप कह रहे हैं मुस्तकबिल करीम है, तो दूसरी तरफ कह रहे हैं कि शायद मैं ना हूँ। लेकिन ऊपर फरिश्ते को तो पता है ना कि मेरी उम्र कितनी है। फरिश्ते ने अगर आपने जो टास्क आपने देखे, आप जितनी डिटर्मिनेशन के साथ आपने बाकी काम किए हैं, तो अगर आप डिटर्मिन्ड हैं कि ये मैंने देख के जाना, तो फिर फरिश्ता इंशाल्लाह। लेकिन ये आखिरी नस्ल है जो मैं बात कर रहा था, ये रुकावट है हमारे ख्वाबों के दरमियान। ये आखिरी ये नस्ल गई, तो मुझे उम्मीद है जो अगली नस्ल है ना मेरे बाद की, वो ज़्यादा सच बोलने वाली है, ज़्यादा डेयरिंग है, ज़्यादा खुली बात करने वाली है। तो उनसे मुझे बड़ी उम्मीद है, उनसे चेहरों पे, उनकी आंखों में, उनकी बातों में झूठ नहीं होता, ज़्यादातर मुनाफिकत नहीं होती,
सीधी सीधी बात करते हैं। तो वो जब आएंगे ना ये इन जीरे ब्लेडों की जगह, तो बेहतर हो जाएगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अब देखें बांग्लादेश की सिचुएशन आपके सामने है, वहाँ पे क्या कुछ हुआ, और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा मतलब आप देखें लोग तंग तो बहुत सारी चीज़ों पे है, और जैसे कि बिजली के बिल खास करके धरना भी दे के बैठे हुए हैं। आपको लगता है कि इधर भी कोई थोड़ा बहुत इस तरह की कोई हिलजल होगी या इनके लिए कोई ख़तरा है? डेफिनेटली होगी। मेरी आज बात याद रखें, आज हो, कल हो, परसों हो, डेफिनेटली होगी। अगर यही हाल रहा तो उसकी वजह यह है कि बांग्लादेश आप सिर्फ बांग्लादेश, अशरफ गनी जूते छोड़ के भागा अफ़गानिस्तान से। पक से ख़ानदान श्रीलंका से बीवी के जेवरात वो सदर पक से, राजा पक से छोड़ के भाग गया। 2 मुहाफ़िज़ और एक बीवी लेके भागना पड़ा उसे। इसी तरह नरेंद्र मोदी 2/3 अक्सरियत नहीं हासिल कर पाया, जीत कर भी हार गया। इसी तरह हसीना वाजिद जो है वो अपनी पसंदीदा साड़ियाँ छोड़ के भाग गई। किचन में उसका फेवरेट पका हुआ था वो कद्दू का हलवा मीठा, वो भी हम लोगों ने खाया जो अंदर दाखिल हुए। तो क्यों, कभी सोचा है? हालात मुख्तलिफ हैं चारों मुल्कों जो हैं। क्यों? इस वजह से कि मैंडेट जाली था। हसीना वाजिद ले लें, राजा पक से ले लें या अशरफ गनी ले लें, मैंडेट जाली था। इस वजह से कि धौंस, धांधली और सीना चोरी और सीना ज़रूरी की हुकूमत थी। इस वजह से कि वोट की इज़्ज़त को वोट की ज़िल्लत में बदल दिया था। इस वजह से कि अपने मुखालफिन को गद्दार और मुल्क दुश्मन डिक्लेयर करके जेलों में फेंक दिया था, फांसियाँ दे रहे थे, सजाएँ दे रहे थे। इस वजह से कि अवाम की राय का एहतराम नहीं किया, इस वजह से कि बर वक्त फैसले नहीं किए। और सेम ये हुकूमत कर रही है। PDM 1 देखे, निगरान हुकूमतें जो इन गंदी तरीन निगरान हुकूमतें हमारे इस पूरे 76 सालों में पिछली रहीं, वो PDM 1 देखे, निगरान हुकूमतें देखे, और ये 5-6 महीने की हुकूमत देखें। सब कुछ वही कर रहे हैं जो हसीना वाजिद ने किया है। कोई एक चीज़ मुझे बताएं जो नहीं हुई हमारे मुल्क में। और मैं नहीं चाहता कि इनको हसीना वाजिद की तरह दौड़ना पड़े। और बाई द वे वैसे ये कई मरतबा दौड़े हैं और फिर इनकी खुशनसीबी के वापस आए हैं। लेकिन अगर इन्होंने यही हाल रखा तो इनको जगह नहीं मिलेगी भागने की। अच्छा, आपको लगता है कि अभी जो हम मतलब इन दिनों में बातें कर रहे हैं कि कोई मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, बानी PTI जो है उसके साथ भी बातचीत कुछ चल रही है, आपको लगता है ये कोई बातचीत कामयाब होगी, या कोई आपकी समझ में कि ये कोई डील हो रही है, या कोई सही मानों में कोई किसी भी किस्म का कोई रास्ता निकालना चाह रहे हैं, या खान साहब को बाहर भेजना चाह रहे हैं, या आखिर मुज़ाकरात हो क्या रहे हैं? देखिए, दो वैसे तो अगर मुझसे पूछें तो मैं तो कहता हूँ कि सारे स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए। इस वक्त मुल्क किसी एक पार्टी, एक धड़े के बस में नहीं कि वो चला सके। फ़ौज, अदलिया, सियासत, सहाफ़त, सारे स्टेक होल्डर्स बैठे, ब्यूरोक्रेसी को भी शामिल कर लें, अपनी अपनी गलतियाँ मानें, और कम अज़ कम मईशत, खारजा पॉलिसी, दाखिला पॉलिसी और दहशत गर्दी पर एक मुत्तफ़िका प्लान बना लें अगले 10 साल का। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे 2 अहम चीज़ें मिसिंग हैं। एक कि कोई लीडर नहीं है। इस वक्त मुल्क लीडरलेस है और डायरेक्शनलेस है। नेल्सन मंडेला की कोई ना 0% कोई फर्स्ट कापी भी कोई नहीं है, समी कापी भी कोई नहीं है कि उस 28 साल जेल के बाद, वो जेल से बाद में निकला, माफ़ पहले उसने सारों को कर दिया और फिर वो एक सोच बन गया। एक तो ऐसा बंदा कोई नहीं। दूसरा ऐसा कोई नहीं जो अपनी ज़ात से बड़ा हो। ये बड़ी कुर्सियों पे बोलने बैठे हुए हैं, तो वो मैं बस मैं घूमे, तो इसलिए एक जगह रुकी हुई है। मैं कहता हूँ कि छोड़ दें इमरान खान को, छोड़ दें तहरीक इंसाफ को, मुल्क चलाएं। अच्छा, मुल्क देखें ना, मुल्क चला लें, आप गवर्नेंस कर लें, आप परफॉर्मेंस दे दें, आप अवामी मसाइल हल कर दें, इमरान खान वैसे ही ख़त्म हो जाएगा अगर आप इधर। लेकिन अगर आपसे मुल्क नहीं चल रहा और अगर आप फेल हो गए हर चीज़ में, तो फिर वो मकबूल तरीन सियासतदान है, मकबूल तरीन पार्टी, उसके साथ इंगेज कर लें, बैठ जाएँ। अच्छा, बड़े मियाँ साहब जो हैं, नवाज शरीफ साहब, वो खामोश हैं, कहाँ गायब हैं? क्या कोई भाई के साथ अनबन है या इन पॉलिसियों से तंग हैं? वो कौन सी है, उसके पीछे क्या राज है, उनकी खामोशी के पीछे क्या राज है? या कोई उनके साथ आप समझते हैं कि जब उनको लाया गया तो उनके साथ कोई हाथ हुआ है? ये इज़ हिस्ट्री, माजी हो गई। वैसे इस गुब्बारे में जितनी आपने हवा भरनी भर ले, फट गया। ये पहले दिन से मियाँ साहब कोई लीडर नहीं थे, एक सियासतदान थे, ताजर थे। एक मौका आया, वो मुझे अभी भी याद है कि 3-4 किताबों में वाक़या है कि गवर्नर हाउस में जनरल जिलानी, जिनकी उंगली पकड़ के, जिनके लिए बाहर बैठे रहते थे, दोनों भाई है, चीज़ें लेके आते होते थे खाने पीने की। मियाँ शरीफ साहब, इनके वालिद अल्लाह बख्शिश फरमाए उनकी, वो इनको भेजते थे। तो जब ये पता चला ना कि इनको वज़ीर ख़जाना और वज़ीर आला बनाना है,
तो तकरीब हो रही थी, जन जिलानी ने एक वेटर की पग उठाई, इनके सर पे डाल रख दी। वो कहते हैं कि इनका चेहरा सुर्ख हो गया और बाकी सारे भी हो गए। जन जिलानी कह के मार रहा था ऊंचे ऊंचे। ये औकात है। मुझे एक वो हमारे अलीम खान साहब हैं, उनका एक इंटरव्यू मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि मैं वजारत के लिए फरा गुज्जर के पास इंटरव्यू देने गया था। उस दिन मेरा दिल किया कि यानी मैं शर्म मुझे आई कि अल्लाह ने जिस बंदे को सब कुछ दिया हुआ है, क्या नहीं है जो अलीम खान साहब के पास नहीं। और वजारत के लिए किसके पास जा रहे थे? फरा गुज्जर के। मुझे अगर ज़िंदगी में अमेरिका की सदारत मिले और कोई कहे कि फरा गुज्जर को जाके सलाम करके आओ, तो मैं कहूँगा क्यों भाई, ये हमारा डीएनए एक। अब इसको ऊपर लाते जाएं तो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ तक बात आती है। नवाज शरीफ इज़ ए हिस्ट्री नाउ। जो नवाज शरीफ की 15वीं 16वीं मरतबा लॉन्चिंग नाकाम हुई है। मीनार पाकिस्तान में कबूतर उड़ने से तोते उड़ने तक बड़ा थोड़ा सा फ़र्क था, और वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि हिस्ट्री। उधर भी कबूतर उड़े हैं, तो मतलब बांग्लादेश में भी जिसने कबूतर उड़ाया उसके तोते उड़ गए, इधर भी कोई कबूतर उड़े तो आवाम के अगेंस्ट नहीं। देखिए ये अब आप छुपा नहीं सकते। 90 का पाकिस्तान नहीं है ये, 1990 वाला नहीं है कि एक टीवी होता था जिसमें लप्पे आती दुआबंद से कौमी तराना होता था और 2-3 अखबारें होती थी। अब डिजिटल दौर है, ये मोबाइल है, इसमें सारा कुछ आ गया। अब आप एक्सपोज हो गए हैं। अच्छा, आप पे तनकीद की जाती है, भट्ट साहब कहते हैं कि जनाब आपके अंदर ना खान साहब की जो मोहब्बत है वो काफ़ी कूट कर भरी हुई है ना, और आप उस मोहब्बत की वजह से ये जो दूसरी पार्टीज़ हैं उनको किसी और नज़र से देखते हैं। क्या खान साहब की मोहब्बत ऐसी क्या है उनके अंदर? इमरान खान मुझे डेफिनेटली अच्छा लगता है। उसकी वजह ये नहीं है कि वो सियासतदान या वो वज़ीर आज़म। इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीता एज ए क्रिकेटर, वर्ल्ड कप जीता। इमरान खान ने एज ए सोशल वर्कर शौकत खानम बनाया, 3 बना दी। इमरान खान ने एज ए वो यूनिवर्सिटी बना दी, नमल यूनिवर्सिटी। बिलीव मी रज़ाक भाई, मैं आपके सामने कसम उठा के खाने को तैयार हूँ कि मैं तकरीबन 25 मुल्कों में जा चुका हूँ। बिलीव मी, जो पाकिस्तानी नहीं है जब वो पूछता है कि आप कहाँ से हैं पाकिस्तान से, तो उनमें से 90% सेकंड सवाल होता है इमरान खान जेल में है। अच्छा, और उन 90% में से 90% को मैं फिर जानबूझ के कहता हूँ आसिफ अली जरदारी का पता है आपको? तो वो मेरी तरफ मुंह देखते कोई। नवाज शरीफ का आपको पता है? अच्छा, ये फॉरेनर्स की आप बात फॉरेनर्स की बात कर रहा हूँ, यानी हमारे गल्फ वाले, हमारे जिनको थोड़ा बहुत हमारे मुल्क का पता है, ओके, जिनको थोड़ी बहुत सियासत का पता है। सोशल मीडिया इतना डिजिटल हो चुका है, वो उनको पाकिस्तान एंड इमरान खान, बाकी गोंगलुओं को तो पता ही कोई नहीं है। 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन, दूसरी मरतबा सदर बन गए। हाँ, ये जाने जाते किस तरह? नवाज शरीफ पेंट हाउस बैरी कजाक, अंग्रेज़ी अखबार ने, उधर लंदन के अखबार ने लिखा। लंदन के अखबार ने जरदारी साहब किसका लिखा कि हाथ मिलाएं तो अपनी अंगूठी को ज़रा देख लीजिएगा, वो ना उतार लें हाथ मिलाते हुए। इस तरह के सरे महल से जाने जाते हैं, हुदैबिया एवन फील्ड से जाने जाते हैं। एक ब्रांड हमने आधा खद्दा ब्रांड पैदा किया, वो इमरान खान। लेकिन इमरान खान एज ए सियासतदान मैं बड़ी तनकीद करता हूँ। मेरे पास मोबाइल में, मैंने पहले भी बताया, इमरान खान ने मुझे 6 मरतबा व्हाट्सएप पे ब्लॉक किया हुआ है। आपने सुना ये बात? 6 मरतबा इमरान खान ने ब्लॉक किया। 3.5 साल में मैंने जितनी इमरान खान पे तनकीद की कोई देख लें। लेकिन जब इमरान खान का मुकाबला होता है जरदारी साहब से, नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, तो मैं पागल हूँ कि मैं इनकी तरफ देखूँ, इनके कारनामों को देख कर भी। तो डेफिनेटली एज ए क्रिकेटर, एज ए सोशल वर्कर इमरान खान, लेकिन एज ए सियासतदान में मेरिट पे हमेशा बात करता। अच्छा, क्रिकेटर होना काफ़ी है? वो तो यूनुस खान ने भी 2009 में एक वर्ल्ड कप जीत कर दिया था, उसको भी वज़ारत शराब दिलवा दें कोई? नहीं, नॉट एट ऑल। लेकिन उसने कोई इस तरह नहीं कि वर्ल्ड कप पाया और साथ ही उसने वज़ीर आज़म हाउस में घुस गया। 1996 में अप्रैल 90, जब अगर मैं कोई महीना भूल नहीं रहा, बिल्कुल, तो उससे लेकर 2013 में जब उसको एस्टेब्लिशमेंट के धक्के हल्के हल्के लगने शुरू, 2013 उससे पहले तो स्ट्रगल करता रहा। इमरान खान वाली बातें आप जो भी करेंगे, इसमें कोई शक नहीं, वो आया उस डिलीवर करने में नाकाम रहा। उनको जेल से निकलता हुआ देख रहे हैं? मुस्तकबिल करीब में नहीं, लेकिन डेफिनेटली। कब तक? मुझे लगता है अगले साल ऐसा फील होता है। कोई मोड, देखिए हमारी सियासत का इस वक्त जो तजिया किया जा सकता है, आज इस वक्त तक एक इवेंट होता है। देखें, एक इवेंट हुआ 9 मई, ये हमारी सियासत बदल गई। एक इवेंट हुआ, नवाज शरीफ साहब ने डील फरमाई, लंदन चले गए या जद्दा चले गए, पूरी सियासत बदल गई।
तो इवन आज की सियासत में मुझे लग रहा है कि इमरान खान इस साल के एंड और अगले साल के शुरू में आ जाएगा। अच्छा, लेट्स सपोज आजकल सारे जो है ना दौड़े लगा रहे हैं कि जी हमने परफॉर्म करना है, वो जैसी भी परफॉर्मेंस है आप देखें वहाँ पे मरियम नवाज़ जो है वो सुबह दोपहर शाम दौड़े लगा रही हैं और डिलीवर करने की कोशिशें कर रही हैं। तो आपको लगता है कि अगर अगले साल सपोज ये कोई भी छोटा मोटा कारनामा सर अंजाम देने के काबिल होंगे, या इसकी राय को रोक सकेंगे, या इस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है कि कोई ऐसा बड़ा हो जाए जिसके बाद इनको बिल्कुल ही मुस्तरद कर दिया, क्योंकि अभी तो 6 माह हुए हैं हुकूमत आई। भाईजान, आप एक किक्कर का दरख्त है, आप पिंड के, मैं भी पिंड, किक्कर का दरख्त जानते हैं ना? बिल्कुल जानता हूँ। उसको आप रोज़ाना खाद दें, पानी डालें, इस पे अंगूर लगेंगे तो लग जाएंगे? नेवर, कभी नहीं लगेंगे। आप अगर धरेक पे तवक्को करें कि आलू बुखारे उस पे होंगे, लग जाएंगे। मरियम नवाज को धरेक कह रहे हैं? नॉट एट ऑल। काबिल एहतराम है मेरे लिए। मैं वैसे ओवरऑल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लाहौर की बस में बैठे और आप पेशावर जाना चाह रहे हो तो पहुँच जाएंगे? नहीं भाईजान, आप जो बेसिक मसाइल हैं, जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं हमारे, उन पे अगर फोकस नहीं करेंगे तो ये फीते काटने से, ये बढ़के मारने से, ये उछलने कूदने से, आड़ियों जाड़ियों से कुछ नहीं होगा। बेसिक क्या है सुने? आबादी। खुदा के लिए 25 करोड़ हो गए हैं, कितना और करना है? बेसिक क्या है? कर्जे। बेसिक क्या है? खसारा ज़दा इदारे। बेसिक क्या है? ये बेतहाशा टाइटानिक हुकूमतों का। बेसिक क्या है? 10% तबका अशराफिया जिसके लिए मुल्क जन्नत बना और 90% के लिए जहन्नम बना हुआ है। बेसिक क्या है? मुफ्त खोरे। बेसिक क्या है? लाडले। बेसिक क्या है? मेरिट का ना होना। बेसिक क्या है? रूल ऑफ लॉ का ना होना। बेसिक क्या है कि इन सारे जितने भी हुक्मरान हैं या ब्यूरोक्रेट हैं, जिसकी जायदाद बाहर है उसको बैन कर दें, उसको कहें कि आप पब्लिक ओहदा नहीं रख सकते। जितने भी ये लोग हैं जिसके बच्चे बाहर बिजनेस कर रहे हैं, उनको कहें कि मेहरबानी करें आप बच्चों के पास जाएं और वहाँ बिजनेस करें। इस मजाक बनाए इस मुल्क को। अच्छा, कल को खान साहब के तो बच्चे रहते ही उधर है, अगर वो बिजनेस करते हैं तो इनको किस तरह डील किया जाएगा? इमरान खान साहब को ही शुड नॉट। आप मुझे बताएं, अगर इमरान खान के बच्चे सियासत में हैं, एक तो है ना बच्चे अभी तो खैर वो मतलब यूनिवर्सिटी गोइंग है, पढ़ रहे हैं ना, अगर इमरान खान किसी के भी बच्चे मिसाल के तौर पे बाहर बिजनेस कर रहे हैं और वो बिजनेस इमरान खान का भी उसमें हिस्सा है, इमरान खान उससे मुस्तफीद हो रहा है, तो फिर आप कैसे इस मुल्क में बिजनेस ला? अच्छा, यहाँ पे दो तगड़े खिलाड़ी, एक तरफ खान का सिपाही गंडापुर, दूसरी तरफ मरियम नवाज, दोनों वजीर आला। आप इन दोनों को कहाँ पे कंपैरिजन क्या करते हैं? कौन है जो एक दूसरे से बढ़ के परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रहे हैं? इन दोनों की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं आप? कोई कंपैरिजन नहीं है, कंपैरिजन नहीं। उसकी वजह यह है कि केपी के हालात बिल्कुल डिफरेंट है। केपी एक जंग ज़दा इलाका है। केपी 1600 अरब उसने लेना है मरकज़ से और 1000 अरब का मकरूज़ है, और केपी का हर दूसरे घर में शहीद है कोई ना कोई। केपी अफ़गानिस्तान से निकलता है, इलाका गैर है, एजेंसियाँ मुसलसल ऑपरेशन में है। केपी के मसाइल ज़्यादा हैं। मरियम नवाज़ और अली अमीन गंडापुर का चाचा वज़ीर आज़म नहीं है, अब्बा ऊपर बैठ के मामला तय नहीं कर रहा। अली अमीन गंडापुर का जो लीडर है या जो चेयरमैन है वो जेल में है और वो इस वक्त हवाओं के दूसरी तरफ है। तो मरियम नवाज़ साहबा उस पंजाब की पे हुक्मरान है जिसमें हाउस ऑफ शरीफ की राजा रंजीत सिंह के बाद सबसे लंबी हुक्मरानी है। उनका चाचा ऊपर बैठा है। मरियम नवाज़ वली अहद है मुस्लिम लीग की, अब्बा जान उसके साथ तंदूरों पे भी होते हैं, रोटियों के साइज़ चेक कर रहे होते हैं। तो कंपैरिजन कोई नहीं है। और फिर मरियम नवाज़ एक खातून है, सॉफ्ट इमेज है। अली अमीन गंडापुर का वो गंडासे वाला इमेज है। तो कंपैरिजन कोई नहीं। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अली अमीन गंडापुर को परफॉर्मेंस में मरियम नवाज़ को हराना चाहिए, या मरियम नवाज़ को अली अमीन गंडापुर को परफॉर्मेंस में हराना चाहिए, तो फिर बेहतरी आएगी। बाकी बड़कों में तो कोई। अच्छा बट साहब, ये बड़ा मैंने आपका कॉलम भी पढ़ा था, जना बाजवा साहब से आपकी बड़ी यारी थी, वो कैसे दोस्ती, कहाँ से दोस्ती हुई, क्या आजकल भी राब्ते हैं या नहीं? नहीं, देखिए मेरा हमेशा मानना होता है कि जब कोई आपका मेहरबान, कोई आपका दोस्त, कोई आपका रिश्ता या कोई जो क्राइसिस में हो, उस वक्त डिसओन करना मुनाफिकत होती है, झूठ होता है, बुज़दिली होती है। नहीं, वो आजकल क्राइसिस में, हाँ डेफिनेटली उन पर तनकीद हो रही है। ही इज़ नॉट ऑन आर्मी चीफ, और हमारे मुल्क में तो हर आते को सलूट और जाते हो कि सारी खामियां हैं। कहाँ, पाकिस्तान में है या बाहर है कहीं? नहीं, इधर ही है। अच्छा, इधर ही है। बाकी उन्होंने जो कुछ किया है, मैं अभी मुझे एक बड़ा होता है, मैं अक्सर अपनी हुकूमत वालों को कहता हूँ कि आप कहते हैं कि 2018 में RTS बैठ गई, आप कहते हैं कि मरियम नवाज़ का दरवाज़ा तोड़ा गया होटल का, आप कहते हैं कि हम पे झूठे मुकदमे बनाए गए, आप कहते हैं जन बाजवा और जन फैज़ हमीद ने हमें ब्लैकमेल किया,
आप कहते हैं कि पंजाब में लूट मार मची हुई थी, आप कहते हैं बुजदारों ने लूटा, आप कहते हैं मानिका से लूटा, आप कहते हैं कि गुजरों ने लूटा, तो आपके किसने हाथ बांधे हुए हैं? ये जो क्या आप क्यों मुकदमे करें, अंदर करें? अच्छा, 16 महीने की पहली हुकूमत, फिर निगरान हुकूमत, और आप तो क्यों नहीं अंदर कर सके? अच्छा, मखसूस नशिस्तों वाला कल तो आपने देखा बाजवा साहब की बात कर रहे थे। बाजवा साहब से मेरा राब्ता रहता है। बाजवा साहब का एक बदकिस्मती है कि जो पॉलिटिकल एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं उनकी उसकी बात नहीं कर रहा कि उन्होंने नहीं, आपकी तो पर्सनल दोस्ती थी ना, ज़ाहिर है वो तो एक पॉलिटिकल एंगल में जनरल बाजवा के झोली में वो कुछ डाल दिया गया है जो उनकी झोली में नहीं डालना चाहिए था। वजह ये कि अब हमें सूट करता है। फॉर एग्जाम्पल बाजवा साहब थे तो उससे पहले वाला जो चीफ था ना, वो हमें सूट करता था, जो चला गया था उसको सामने रख के हम लगे रहते थे। अब वो चले गए, अब उनको सूट करता है। तो हमें सूट करता है कि वो जो एक ना हो ओहदे पे उसको उस पे सारा कुछ आजमाना। उनके साथ उन्होंने बहुत सारे ऐसे फैसले किए जो उनको नहीं करने चाहिए थे, लेकिन बहुत सारे और ख़ास तौर पर तरीके इंसाफ हो, मुस्लिम लीग हो, पीपल्स पार्टी, ये तो तीनों के वो मोसन हैं। यानी तरीके इंसाफ के लिए जो कुछ जन बाजवा ने किया वो सबके सामने है। परवेज़ इलाही के बकौल के नैपियाँ तक बदली, और मुस्लिम लीग तो पाँव धो धो के पिए, तो उनका कम है कि उन ख्वाजा साहब आप बता चुके हैं एस्टेब्लिशमेंट की मदद से हम बरगद अप्रैल 2019 में उनके राब्ते हो गए थे एस्टेब्लिशमेंट से। अभी 1 साल हुआ था इमरान खान को आए हुए, तो सारे हो गए। पीपल्स पार्टी जरदारी साहब को क्या कुछ नहीं मिला होगा। वो खुद उन्होंने कहा कि फार्मूले बनाने में पूछते हैं कि फार्मूला बनाओ, तो मैंने कहा पहले इमरान खान की छुट्टी करो फिर फार्मूला। मौलाना साहब किससे धरना कॉल ऑफ करके गए थे ख़त्म करके? जनरल फैज़ हमीद से। तो ये सारे चट्टे पट्टे एक के, कोई एक जमात मुझे नहीं मिली रज़ाक जो इक़्तिदार में आई और उसने कहा कि फ़ौज का सियासत में कोई लेना देना नहीं, और कोई ऐसी जमात नहीं मिली जो अपोजिशन में आए और कहे कि जो कुछ हुकूमत किया है मैं किया, वो मैंने किया है, अच्छा बुरा। सारे कहते हैं वो थे, वो कर गए, हम तो मजबूर थे। तो फ़ौज सबको वो अच्छी लगती जो इनके साथ खड़ी हो। इमरान खान साहब ने अभी कल परसों क्या कहा है कि फ़ौज से ताल्लुकात ना होना हमाकत है, फ़ौज से लड़ाई हमाकत है। तो भाई क्यों हमाकतें की? अब कोई कौमी असम्बली से क्यों, डेफिनेटली क्यों कौमी असम्बली से निकले इमरान खान? क्यों दोनों सूबाई हुकूमतें ख़त्म की? क्यों मीर जाफर मीर सादिक से फ़ौज उस वक्त इनको बड़ा कहते रहे? इवन के परवेज़ इलाही साहब ने, आपको याद होगा कि वो बड़े बिल्कुल बाहर खड़े होकर कहा कि यार ये हमाकत ना करें, और उन्होंने कुछ लोगों का नाम भी लिया जिन्होंने ये करवाया। और परवेज़ इलाही साहब ने और मोनिस इलाही ने 7 मुलाकातें की ज़मान पार्क में। ये उस वक्त केपी और पंजाब में इमरान खान की हुकूमत थी, जीबी में इमरान खान की हुकूमत थी, कश्मीर में इमरान खान की हुकूमत थी, मरकज़ में 120 सीटों के साथ अगर वो राजा रियाज ग्रुप निकाल भी दें तो इमरान खान था। तो वो रोज़ आते थे, आके समझाते थे। तो ये जो भाग गए ना, ये जो पहले हल्ले में ही पार्टी छोड़ गए, ये उस वक्त इमरान खान कहते थे ये इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है परवेज़ इलाही, और ये हुकूमत करना चाहता है। हालांकि परवेज़ इलाही द ओनली मैन जो बाई चॉइस आया तरीके इंसाफ में, वरना दूसरी तरफ वज़ीर आला बन चुका है। वो दूसरी तरफ वज़ीर आला बन चुका था। साल 78 साल परवेज़ इलाही साल जेल काटी उसने, जेल के बाथरूमों में गिरा, जेलर ने नीचे ज़मीन पे बिठाया, बदतमीज़ियाँ की, बदतज़ीबियाँ सही, लेकिन खड़ा हुआ। परवेज़ इलाही ने 3 सिर्फ नुक्ते बताता हूँ। परवेज़ इलाही आके कहता था कि ना आप ये हुकूमतें ख़त्म करें। इमरान खान साहब कहते थे क्यों ना करूँ, ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन में दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि 7 उन्होंने पॉइंट बताए थे, 3 बताता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर हमने हुकूमतें ख़त्म कर दी, आपको क्या यकीन है कि निगरान सेटअप गैर जानबदार आएगा? वो देख ले, मोहसिन नकवी आ गया, उधर गुलाम अली आ गया, मौलाना कसमदी। फिर उन्होंने कहा कि आपको क्या यकीन है कि इंतखाबात बर वक्त हो जाएंगे 90 दिन के अंदर? इमरान खान कहता तो मुझे ये वकीलों ने कहा। उन्होंने कहा नहीं, वकीलों को और होता है ग्राउंड रियलिटी, वो देख लेंगे। फिर उन्होंने कहा इमरान खान साहब बात याद रखें, आज आपने सूबाई हुकूमतें ख़त्म की, हमें भागने की जगह नहीं मिलेगी, कितनी फेंटियाँ पड़ेंगी, वो देख लें। तो फैसले इमरान खान सियासत में इसलिए नहीं आए थे कि फ़ौज को फतह करना है। इमरान खान सियासत में इसलिए आए थे मुझे अच्छा स्कूल मिले, मुझे अच्छा अस्पताल दें, इंसाफ दिलवाएं, इन बाकियों की तरह लूट मार ना करें, बेहतर गवर्नेंस दें। तो इमरान खान को उनके कुछ लोगों ने बिल्कुल ना डाइवर्ट कर दिया दूसरी तरफ। अच्छा, वो लोग जो उस वक्त मुश्किल वक्त में भाग गए थे, अब वापस आने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि खान साहब उनको वापस लेंगे, या लेंगे तो क्या उनकी ये फैसला ठीक होगा? हमारी सियासत, हमारा मुल्क में हमें 3 चीज़ों ने लूटा है। एक मुखबरी, हम एक दूसरे के मुखबर होते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे की मुखबरी कर रहे होते हैं नीचे से ऊपर तक। दूसरा हसद,
कहीं ना कहीं मैं आपका हसद कर रहा हूँ। तीसरी मुनाफिकत। और ये ज़हन में रखिएगा, एक दो के अलावा सारे के सारे तरीके इंसाफ में वापस आएंगे, इमरान खान अब जेल से वापस आएंगे, क्योंकि ये मौका शनास है ना, किसी ना किसी लिंक से आ जाए। खान साहब की हुकूमत आते देख रहे हैं वापस दोबारा? डेफिनेटली ख़त्म हो गई। इमरान खान, अगर अल्लाह ने उसको ज़िंदगी दी इमरान खान को, तो इमरान खान की जब भी अगली हुकूमत है ही तरीके इंसाफ की। अच्छा, आपको लगता है कि अगली हुकूमत होनी है? हाँ डेफिनेटली। बाकी किसकी आपको लगता है? जरदारी साहब की लगता है या? चलें, ये भट्टी साहब सियासत में आप बहुत बोलते भी हैं सारा दिन, हम ज़रा थोड़ी सी आपकी पर्सनल लाइफ, ज़ाती कुछ चुटकुले अपने बताएं हमें, सुनाएं। क्या मतलब लाइफ कहाँ गुजारी, किधर किधर वो क्या कहते हैं मुश्किल वक्त आपने देखे, ज़रा थोड़ा सा अपना पर्सनल लाइफ के बारे में हमें एक्सपीरियंस बताएं। पैदा तो मुझे पता है आप मच्छू निके में हुए थे। पिंडी भट्टियाँ, यानी लोगों को आसानी से समझ आती है, हजम होता है पिंडी भट्टियाँ। पिंडी भट्टियाँ हाँ है, लेकिन वो मच्छू निका जो है ना, वो एक अलग उसका नाम है ना। हाँ नहीं। और क्या मच्छू निका में रहते तो क्या होते? अगर मैं समझता हूँ कि अगर मेरी वालदा ना फौत होती, वालिद दूसरी शादी ना करते, तो मैं मच्छू निका में ही होता। और इस वक्त अंडर मैट्रिक होता, 2-4 पर्चे होते, एक शादी होती, 3-4 बच्चे होते, और लाइफ एक वो जो नहीं होता जो पिंड की लाइफ, जिसमें चार किले, धोती पहन के, और वो क्या शलवार कमीज में, हाँ, 4 किले जमीन मेरे तक आंदे 4 कनाल, और आगे बच्चे जो होते तो फिर वही कनाल, तो वही होता। लेकिन मेरा चूंकि ये मानना है और ये मेरी लाइफ में है कि जब हमसे कोई एक चीज़ छिनती है ना, तो हम रो रहे होते हैं, दुखी होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो उस वक्त अल्लाह ताला ऊपर मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि उसने आपके लिए उससे बेस्ट चीज़ रखी होती है। तो मेरी वालदा गई, वालिद ने शादी की, माँ वैसी निकली जैसे सुतीली माएँ होती हैं, और फिर उसके बाद फाके नाके धमाके, और उसके बाद फिर बस चल सो चल, यानी बहुत गुर्बत में लाइफ गुजारी जो थी, महरूमियों में गुजारी। फिर उसके बाद लाहौर आ गया, लाहौर कुछ अरसा रहा। लाहौर में एक प्रॉब्लम था कि मेरे शहर और मेरे पिंड से लाहौर कोई 2 घंटे के फासले पे है, तो वहाँ हर कोई ना कहीं कोई मिल जाता था। तो मैं सोचता था किसी ऐसी जगह जाऊँ जहाँ कोई मिले ना अपना। लाहौर में करते क्या रहे? लाहौर मतलब में जब वहाँ से निकले लाहौर गए, हाँ लाहौर में सबसे पहले दिन क्या जाके काम किया था, कौन सी थी? मेरा कज़न है वो अभी भी है वफाकी कॉलोनी लाहौर में, वहाँ वो रहता था, तो मैं वहाँ गया, उसके पास रहा, और उसके कुछ अर्से बाद जब उससे निकला, एक कोई ऐसा हुआ, तो फिर उसके बाद रेहड़ियाँ लगाईं। मैं बड़ी अच्छी सब्जी बेचता रहा और रेहड़ियाँ लगाई, कैसे बेचते थे? हाँ, वो वादे भी निकालते थे। हाँ, आलू ले लो, गाजर ले लो, थोड़ा सा था नहीं शुरू में था, तो रेहड़ियाँ लगाई, और क्या किया, और पार्कों में सोया, और क्या मजदूरियाँ की, और क्या किया मुझे याद है। सब्जी खुद कौन सी सब्जी आपको कोई बनानी शनानी भी आती है या सिर्फ बेचते ही थे? मैं ऐसा बेहतरीन कुक हूँ। हाँ क्या बनाते हैं? चिकन कढ़ाई, मिक्स सब्जी, मुझे अब बड़ा पसंद है दालें और सब्जियाँ, तो दालें और सब्जियाँ मैं बड़ी अच्छी बनाता हूँ। मैं रोटी पराठा बड़ा अच्छा बनाता हूँ, एक चावल के अलावा हर चीज़ बना लेता हूँ। अच्छा। क्योंकि चावल मुझे पसंद ही नहीं थे, तो इसलिए शायद मैं नहीं बना पाया। तो किराने की दुकान पे की, वो जो कंपाउंडरी नहीं होती मेडिकल स्टोर पे, वो किया, मंडी में बोरियां जितनी उठा सकता है तो उठाई, यानी सारे काम किए। और फिर जब मुझे लगा कि यहाँ तो यार सारों को पता चल जाता है कि शायद ऊपर से आप हैं भी भट्टी, और वो पूरा जो इलाका है वो तो है ही भट्टियों का, फलाना पट्टी, तो वल्द फलाना हाँ, वो तो पट्टी है उधर, और तो है कुछ नहीं। तो वो इधर रेडियाँ लगा रहा है, इधर ये कर रहा है। तो फिर मैं इस्लामाबाद आ गया। इस्लामाबाद कोई जानने वाला नहीं था। इस्लामाबाद आया, और एक सितारा मार्केट है इधर, वहाँ एक होटल, रेस्ट 1 स्टार 2 स्टार जैसे होटल होते हैं, तो उस होटल में फिर मैं 150 रुपया उस वक्त दे के पहली रात। फिर उसके बाद CDA सराय है, CDA जो मुसाफिर खाना, उसमें रात, फिर एक दोस्त के दोस्त, फिर उसके बाद एक और दोस्त, फिर वही आप वाली बात, वो जो कि एक दिन मुझे एक दोस्त के घर गया, तो उसने घर से निकाल दिया। भूख भी बड़ी लगी सी, पैसे भी कोई नहीं थे, तो मैं ना वो 4थी फ्लोर पे रहता था ऊपर, अभी कराची कंपनी इधर एक उसके प्लाजे में ऊपर। तो मैं उसके बैग एक उठाया हुआ निकला, सामने मुझे रोशनियाँ नज़र आई पूरे इस्लामाबाद के ऊपर से। तो मैंने अल्लाह को कहा कि ये इस्लामाबाद को फ़तह करना है, बस अब वापस नहीं जाना। और फिर उसके बाद चल सो चल, फिर पता नहीं चला। आज मैं आधी दुनिया घूम चुका हूँ ऑलमोस्ट।
अच्छा नाज़रीन, मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जब भट्टी साहब सहाफ़त में आए तो इत्तफाक से उस वक़्त मैं भी इनका कुलीग रहा और माशाल्लाह भट्टी साहब के अंदर एक शायद लोगों ने इनको अच्छा बोलता, अच्छा सुनता, ये तो बड़ा देखा है आपने, बहुत अच्छा बोलते हैं कि माशाल्लाह लखारी भी उतने अच्छे हैं। वो जब हम सब एडिटर होते हैं तो हम सिर्फ सुर्खियों के साथ खेलते हैं, तो भट्टी साहब के अंदर इतनी माशाल्लाह एक खुदादाद सलाहियत थी कि ये जब आते थे तो आते ही ये इतनी खूबसूरत हेडलाइन बनाते थे, फिर उधर से इन्होंने बनाते बनाते आगे बढ़ते गए, फिर कॉलम लिखना शुरू कर दिया, सब कुछ कर दिया। तो तब एक इनका भट्टी साहब का एक जुमला मुझे आज तक याद है, इन्होंने कहा था कि मैं आया हूँ और यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ कामयाब होने आया हूँ। और ये बात है कि 1994 की ऑलमोस्ट, या शायद 95 96, क्योंकि तो भट्टी साहब ने इतने डिटरमेंट थे कि वो कुछ कर दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाब भी हैं, सब कुछ है। तो भट्टी साहब आपने सहाफ़त में, मतलब आप इस्लामाबाद तो आ गए, वो अल अखबार का रुख किसने दिखाया कि आपसे हमारी मुलाकात होनी थी? मैं सारे अखबारों के दफ्तरों में जाता, मुझे लिखना बड़ा पसंद था, तो सारे निकाल देते थे। कुदरतुल्लाह साहब पाकिस्तान के थे, उन्होंने कहा भाई तू किधर आ गए, निकलो। और इस तरह सारे धक्के धुक्के दे के निकाल देते थे। मैं फिर जाता था, फिर निकाल। और मैं हैरत अंगेज़ देखिए कि जिन जिन चैनल्स ने मुझे निकाला या अखबारों ने, वो मेरे घर आए उनके मालकान कि आप हमें ज्वाइन कर लें। जब बाद में थोड़ा सा आप हमें ज्वाइन कर लें और इतनी तनख्वाहों के साथ, मैं उनके साथ मुफ्त काम करने को तैयार था उस वक्त, लेकिन किसी ने नहीं रखा। अल अखबार ये था कि अखबार वो सस्ता अखबार था। सस्ता मतलब ये कि थोड़े सफ़े का था, 2 रुपए का था शुरू में। तनख्वाह वो देते कोई नहीं थे, आपको तो थोड़ी सी तनख्वाह थी और 1800 तनख्वाह मेरी उन्होंने लगाई और 3 महीने दी नहीं थी। तो लेकिन अल अखबार ने आपको एक बहुत खूबसूरत चीज़ भी तो दी थी। हाँ दी थी। आपकी शादी भी अल अखबार में ही हुई। हाँ वो वहीं। हाँ तो अल्लाह ताला ने आपको एक शरीक हयात भी दी। हाँ। तो उधर एक वसीले बनते हैं, तो उधर आप पहुँचे। हाँ तो और फिर वो उसके बाद क्या हुआ कि इसमें सारा कुछ किया, अजीब व गरीब लाइफ। यानी हम बस एक्चुअली ना, जब हमारा पूरा ऊपर से मुल्क देखे ना, तो हमारा DNA मुझे लगता है बहुत ख़राब है। हम ना अरबी हैं ना तुर्की हैं, हम माजरत के साथ मलीच जानते हैं, जो शूदर नहीं होते वो, जो पुराने दौर में, हम उनमें से कुछ हैं। इस वजह से हम ना एक दूसरे को टांगों में लटके रहते हैं। अब मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, बड़ा अजीब व गरीब पाकिस्तान की हिस्ट्री बताई नहीं गई कि यानी आप देखें कि एक तो हमने किसी को नहीं छोड़ा, कायदे आज़म काफिर आज़म, फातिमा जनाब भारतीय एजेंट, अयूब खान कुत्ता, ज़ियाउल हक मुनाफिक, परवेज़ मुशर्रफ गद्दार, नवाज शरीफ जाती उम्र का ग्रेटर पंजाब मुजीबुर रहमान बनाने वाला, बेनज़ीर भुट्टो सिक्योरिटी रो, इमरान खान तो खैर पागल खान, तालिबान खान, फितना, नशई, गद्दार, पता नहीं क्या क्या, यहूदियों का एजेंट और क्या क्या बनाए। दूसरी तरफ इससे बड़ी हमारी हिस्ट्री ख़राब है। DNA का मैं आपको बता रहा हूँ, DNA हमारा ख़राब है। पहला मार्शल अयूब खान का मार्शल लगता है तो फातिमा जना अयूब खान से मिलकर वेलकम कहती हैं मार्शल को। दूसरा मार्शल जब लगता है याया खान, तो भुट्टो साहब चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। तीसरा ज़ियाउल हक साहब जब जुनेजो को बरतरफ करते हैं तो नवाज शरीफ ज़ियाउल हक साहब के साथ खड़े होते हैं। चौथा परवेज़ मुशर्रफ साहब जब मार्शल लगाते हैं तो बेनज़ीर भुट्टो उनको वेलकम कहती है। ये अब देखिएगा। और तीसरी तरफ हमारे यहाँ कायदे अवाम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, सिकंदर मिर्ज़ा को वो कायदे आज़म से बड़ा सियासतदान कहता रहा, और सिकंदर मिर्ज़ा ने लॉन्च किया, अयूब खान को डैडी कहता रहा। नवाज शरीफ जन जिलानी ने लॉन्च किया, ज़ियाउल हक ने उसको आगे पर। तो हम बदनसीब हैं, DNA ख़राब, ऊपर से सारे लोग ख़राब। तो इस खराबी में, इस मुनाफिकत के दौर में मेरे जैसे गरीब आदमी का, अभी भी हमारा मीडिया में जो बड़े बड़े दोस्त हैं, एंकर्स हैं, बड़े जो अच्छी फैमिली से हैं, वो हमें मुसल्ली समझते हैं। उनकी बातों में फील होता है कि यार पता नहीं हम हैं तो हम ये तो मशहूर हो गए। तो इसमें बड़ी स्ट्रगल मैं आपको बताने लगा था। बहुत मुश्किल वक्त होता है जो गरीब आदमी के लिए, मेरे जैसे का, जिसका कोई अल्लाह के सिवा कुछ भी ना हो। और मैं कभी भी अपने आप को सेल्फ मेड नहीं कहता, अल्लाह मेड कहता हूँ कि फजल रहा और आगे आता रहा। हाँ बिल्कुल ऐसी है ज़िंदगी का ये जो मतलब एक कड़ा इम्तिहान है। आपका कोई मुझे ऐसी कुछ चीज़ बताएं कि जो भट्टी साहब का एक ऐसा कोई पहलू जो आज तक किसी को नहीं पता, क्या है भट्टी साहब के अंदर कोई चीज़ जो आज तक किसी को बताई ही नहीं है इन्होंने, कोई ऐसी चीज़ है? हाँ, यानी
मैं भट्टी साहब के ऊपर बहुत सारी लोगों ने लिखा, बहुत सारे आपके साथ प्रोग्राम हुए, दुनिया जान का एक एक बंदा खंगालें आपको नेट पे मिल जाता है। वो क्या चीज़ है जो किसी को भी नहीं पता? यानी किसी को नहीं पता कि मैं हर रोज़ तकरीबन हर रोज़ आलमोस्ट जो मैं यानी मेरे पास सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है, किसी को नहीं पता। मैं बहुत यानी आप अंदाज़ा नहीं कर सकते मैं अंदर से कितना दुखी हूँ। लेकिन मैं चूँकि एक्टर बहुत अच्छा हूँ, यानी मुझे माँ बड़ी याद आती है। और फिर मेरी बेगम मुझे छोड़ गई। बेगम गई तो मेरे घर से 5 जनाजे उठे। मैं अक्सर कहता हूँ मेरी मोहब्बत, मेरी दोस्त, मेरी बीवी, मेरे बच्चों की माँ और मेरे पीछे दुआ मांगने वाले। तो यानी मैं अकेला हूँ, मैं फील नहीं कराता कि मैं अकेला हूँ। मैं बहुत दुखी होता हूँ लेकिन मैं फील नहीं कराता मैं दुखी हूँ। और फिर दूसरी मुझे मिसअंडरस्टूड शायद किया मुझे याद है मैं अपने जो चैनल जियो में गया, ज्वाइन किया, तो बाद में मुझे बताया जब मैं राइज़ कर गया, यानी राइज़ करना मतलब कि लोग पहचानना शुरू हो गए, तो उस वक्त मुझे चैनल के एक बड़े ने बताया कि जिस दिन पहले दिन आप बैठे थे, रिपोर्ट कार्ड हमारा पहले, तो सारे बड़े बड़े आ गए। उन्होंने कहा कि इससे अच्छा था कोई ISI का मेजर बिठा लेते, आप आर्मी का बिठा लेते, आपने उनका एजेंट बिठा लिया। अच्छा, जियो की आपने बात की तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप जियो में बैठ के एक कड़ी तनकीद भी करते हैं, आप उनकी बिल्कुल जो पॉलिसीज़ हैं उनके बिल्कुल अगेंस्ट जा रहे होते हैं, खान साहब को डट के वहाँ पे सपोर्ट करते हैं। कभी कोई प्रेशर नहीं आया इंतज़ामिया की तरफ से या कुछ? अच्छा, मैं यही बताता हूँ। अच्छा, जूँ ही में आया ना तो पैराशूटर, आज तक पैराशूटर। अच्छा, लोगों ने मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, पता नहीं कहाँ वेटर रहा है, पता नहीं कहाँ बेकरी पे रहा है, पता नहीं कहाँ। लेकिन जब बिल गेट की बात करते, वो बिल गेट पता है स्कूल से ड्रॉप आउट था, ट्रक चलाया था, आज अरबपति बन गया। मैं अगर नीचे से राइज करूं तो वो मेरा करैक्टर ढीला है, वो नहीं इस गाना जो है, लेकिन उधर करे तो वो कमाल का अलफ लेला है। तो पहले तो लोगों ने कहा कि पता नहीं ये एजेंसी का है, बिठा दिया, फिर का पैराशूटर है, फिर का फौज का होगा, फिर का किसी और का होगा, फिर का। मैं लगा रहा, मुझे पता था कि मैं अल्लाह का आदमी हूँ और मैं अगर इस फील्ड में आया हूँ, ये रिस्क मेरे सामने पड़ा है कि आज तक किसी ने मुझे ये नहीं कहा, हालांकि मेरे फ़ौज से अच्छे ताल्लुकात हैं, मैं वाहिद बंदा हूँ जो ऑन एयर कहता हूँ कि ये फ़ौज मेरी है, मेरी जान भी इस पर कुर्बान, ये शहीदों की फ़ौज है, गाजियों की फ़ौज है। और ऑन एयर कहता हूँ कि इमरान खान साहब फ़ौज से ना लड़ते तो आज वो हुकूमत में होते। तो और हमें फ़ौज से इन सियासतदानों को सियासत, हाँ आप सियासत में रह के उनको जो आप चाहते हैं आउट हो जाएं, उनका हुकूमत में कोई तल्लक ना हो, वो मुदाखलत ना करें, तो ये सियासत के ज़रिए करें। तो एक वो दूसरा जब इससे आगे निकले तो फिर फलां का है, इमरान खान का है, और फलां का है, उसका है, इसका है। अच्छा, यकीन करें कि मैं खान साहब का कुछ बताएं, 6 मरतबा मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक किया, लेकिन उनके खैर वो डिफरेंट आदमी है, उसका ये है कि अगली मरतबा कहीं सुना तो फिर ऑन कर दे, कमाल। अच्छा, वो खुद ही ऑन कर देते थे या आप कोई रब्ता करते थे कि हो गया दसो? मैं तो अभी इमरान खान से सिर्फ जेल में 2 मरतबा मिलने गया, वरना मुझे तो कभी शौक ही नहीं ये। अच्छा, एक तो ये बड़े, क्या गपशप हुई है? एक तो ये बड़े इमरान खान तो एज ए कैरेक्टर या एज ए ह्यूमन बीइंग थोड़ा सा फिर भी जान पहचान है, बाकी तो बड़े ही कोई नहीं यार। 5 मिनट आप अपने जो सो कार्ड बड़े हैं, सदर वजीर हैं, इनके साथ बैठ नहीं सकते। इनके 10 मिनट सुन ले आपको पित्त निकल आती है, पित्त गर्मी दाने, इतने ये अजीबो गरीब दकिया नूस किस्म के। आप इनकी शक्लें देखें, मैं अपने वजीर आज़म या अपने सदर या अपने बड़ों को देखता हूँ, हंस हंस के जिस तरह वो एक्टिंग कर फलाना फलाना फलाना, शक्लें इनकी देखें, बातें सुने, घिसी पिटी हुई। तो जहाँ तक वो जियो का था, कभी नहीं आज तक। एक मरतबा मुझे मीर शकील रहमान साहब ने एक मरतबा फ़ोन किया था, मैंने नवाज शरीफ साहब के बारे में एक जुमला बोला था कि नवाज शरीफ साहब के जिस्म में एक ऐसा पुर्जा है कि अगर हुसैन नवाज भी आर्मी चीफ बना दें 6 महीने बाद उनसे लड़ पड़े। तो उस पर मेरे ख्याल से एक मीर शकील रहमान साहब ने कहा था कि ये लफ्ज़ पुर्जा जो है ना, ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। तो मैंने कहा हाँ ठीक नहीं है। तो कहते हैं कि आपको ये लगता है कि ठीक नहीं? मैंने कहा एक ये वाहिद मेरे साथ उन्होंने डिस्कशन, अदरवाइज कभी नहीं। जियो तो कमाल का है। खबरनाक भी आपने किया था, क्या हुआ था खबरनाक में? आप बड़े धूम धड़के से गए थे, क्या हुआ? चला नहीं या कोई मतलब आपके मिजाज के खिलाफ था या क्या? नॉट एट ऑल, मुझे बड़ा पसंद है। मैं अगर इधर जर्नलिज्म में ना होता तो हो सकता है मैं एक्टिंग में चला जाता, आज कोई फटीचर एक्टर होता। नहीं, लेकिन वो आप प्रोग्राम जब कर रहे थे तो क्या हुआ, वजह क्या हुई उसको? मुझे मिला मनोज बाजपेयी, ये इंडिया वाला, और इरफान पठान। ओके,
ये मेरे बड़े फेवरेट थे। तीसरा नवाजुद्दीन सिद्दीकी, यानी जो शक्ल से गया गुजरा मेरा पसंदीदा। तो तीनों मिले मुख्तलिफ औकात में। तो तीनों, ये मनोज बाजपेयी को मैंने एक मरतबा कहा कि मैं अच्छा, वो जो आप कहते हैं कि मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुझे कहते हैं कि वो ना करना आपसे नहीं होगा, आपके मिजाज के खिलाफ, वो ये थे। हाँ, यानी और भी बड़े दोस्त। अच्छा। उन्होंने बड़े, लेकिन अगर मैं कहने लगा कि मैं अगर ना होता, यानी इधर ना होता तो एक्टिंग कर रहा होता, एक्टिंग यानी उस तरफ होता, तो इन्फोटेनमेंट या ये मुझे बड़ा पसंद है, मुझे बड़ा मज़ा आया। जब मैं लाहौर में 3 महीने मैंने शो किया तो उन्होंने कहा था 6 महीने आप करें, उसके बाद देखेंगे इसकी रेटिंग कैसे करनी है। जियो वालों की ये बड़ी खूबसूरती का, पहले आप जेल इन करें। अल्लाह की मर्जी है, शान देखें। मुझे भी अंग्रेज़ी आ गई है। तो मतलब ये कि आप बेहतर करें, अपने उसमें अपने आप को अंदर फिट करें। तो लेकिन मेरी 3 महीने बाद बेगम बीमार हो गई। मैं जो लाहौर से प्रोग्राम करता था, मैं वीकेंड पे जाता था, तो फिर मुझे वापस आना पड़ा, छोड़ना पड़ा। शायद ताबिश हाशमी की किस्मत जागनी थी मेरी ना होने के बाद। अच्छा भट्ट साहब, कौन है गुलकार, कौन सा पसंद है आपका? मैं इब्रारुल हक मेरा दोस्त है। इब्रारुल हक आपका दोस्त भी है तो आपको पसंद भी है, लेकिन आप इब्रारुल हक के भाई बन के तो लड़कियां भी ताड़ते थे, वो क्या चक्कर था? बड़े मज़े किए। वो क्या मामला होता था, जरा बताएं, थोड़ा किस्सा तो सुनाएं हमें। अभी भी यकीन करें, ये अभी कहाँ थे हम, ये 2-3 दिन पहले ना, मैं और मेरे साथ सोशल मीडिया हमारा करता है हमज़ा लड़का, वो दोनों हम कहीं एक जगह बैठे तो एक बंदा आया मेरे पास। आगा जी ये है हमारे एक बड़े अच्छे वो हिकमत के हैं, तो उनके पास बैठे हुए तो बंदा आया, उसने आते ही आके कहा कि अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम सलाम। कहता है क्या करते हैं आजकल? मैंने कहा बस क्या करना है। कहता है सियासत तो छोड़ ही दी आपने। मैंने कहा जाहिर है सियासत छोड़ ही दी। तो कहता है गुलकारी कर रहे हैं। मैंने कहा गाने सुना देना। हाँ, मैंने कहा हल्की फुल्की। कहता है आपको पता है मैं मरीज से हूँ, मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ, बचपन से, हालांकि मुझसे 10 साल बड़ा था, बचपन से आपको सुनता आया हूँ। अच्छा, वो उस दिन भी अबरारुल हक समझ रहा था। अच्छा, तो मुझे वो याद आ गई चीज़ें कि जो मेरे पास FX होती थी उन दिनों, अबरारुल हक के पास BMW थी। हमने सारा फॉर लाइफ ट्रस्ट, उसका जो उसने बड़ा अच्छा काम किया, सूरा शफी हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल बनाने लगा। तो इधर हमने खुद बनाया, तो उसके साथ में जाता होता था। तो जो लड़कियां शर्कियां पूछती होती थी कौन, मैं भाई है, सारा लिख के मैं ही देता हूँ। अच्छा। हाँ, और फिर 1-2 गाने पूछती नहीं थी कि आप FX पे और वो उस पे तो नहीं, मैं कहता था कि मेरे पास भी अच्छी गाड़ी है, लेकिन मैं अगर बड़ी गाड़ियों पे आ गया तो ये सोशल वर्क कौन करेगा। तो और लेकिन बड़ा वो फ़ायदा उठाया उसका। नंबर शंबर मिले भी मैं ऐसे वैसे। अच्छा, इब्रारुल हक का कौन सा गाना जो आपको पसंद है? गाते भी गाने गाते भी हैं? उसको मैंने एक अपना भी लिख के दिया था। कौन सा? वो तेरे बिन मैं नेशनल डिजास्टर तेरे बिन। अच्छा, गुड। अब इसका मतलब है उनको गाने लिख के भी देते रहे। गाया नहीं उसने, मनहूस ने। तेरे बिन मैं नेशनल डिजास्टर तेरे बिन मैं पिंड का न्यूज़ कास्टर तेरे बिन। वाह 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 वाह। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਬਿਨ ਕਿਹਾ मतलब लेकिन आप इसमें दुख फील करें। तेरे बिन मैं पिंड का न्यूज़ कास्टर मतलब ओए होए, तेरे बिन मैं नेशनल डिजास्टर तेरे बिन दुख फील करें। ओए होए। और तेरे बिन मैं विदाउट स्कूल मास्टर तेरे बिन। तेरे बिन टर्टल हुआ मुझसे फास्टर तेरे बिन। और फिर वो था अब्बे कोले रहन नहीं देंदी, अम्मा कोले बहन नहीं देंदी, कौड़ी गल कह नहीं देंदी, कुड़ी नशे दी पुड़ी। बड़ा मजे का लिख के दिया। ये तो इतना कमाल का हिट गाना है, ये तो क्यों नहीं उसने गाया? क्यों नहीं? ये तो उनके मिजाज के भी ऐन मुताबिक था। हाँ, तो अबरारुल हक का कोई गाना तो सुनाया इब्रारुल हक का? अबरारुल हक भीगा भीगा। हाँ, क्या बात। भीगा भीगा सा ये दिसंबर है। अच्छा, वो थोड़ा सा गाता है ना, भीगा भीगा सा ये दिसंबर है, भीगी भीगी सी तन्हाई है, इन किताबों में जी नहीं लगता, मुझको सजने की याद आई है। वाह वाह, क्या बात। इसमें वैसे वो उनका वो ये गाना मुझे भी बड़ा पसंद है उसका, शाम डले जब पंछी अपने अपने घर जाते हैं। अच्छा, ये तो है ना, मुझे अबरारुल हक के वैसे फिक्रे बड़े मजे के लगते हैं। डाइट खजूरां ते डाइट पकौड़े मंगदी है। आप अंदाजा करो, नेरी वगदी ते पैर ना वट्टा बंदी। और उस कुड़ी नूं दी किस तरह पूरी पालो ਜਿਹੜੀ डाइट खजूरां मंगदी है, कित्थों लियाओगे? ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। मोहम्मद बिन सलमान ही है जो कोई डाइट खजूरां पैदा कर दे। और डाइट पकौड़े,
और अच्छा चलदी फिरदी 302 तेरी नज़र ब्लेडां वर्गी सानू भी ट्रीट कर ला। क्या बात, यानी तो बट जब आपने मतलब इब्रार के गाने जो हैं इसका मतलब रटे हुए हैं, बहुत सारे आते हैं, यानी अब्रारुल हक दोस्त था तो ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने हो रही होती थी, तो इस वजह से। बट साहब ऐसी कुछ चीज़ आप जो समझते हैं कि आगे ये जो नौजवान हैं, मतलब आप उनके लिए एक बिल्कुल मेरी समेत है, हालांकि मैं नौजवान नहीं हूँ, मैं तो आपसे थोड़ा सा बड़ा हूँ, तो उनके लिए आप बड़े ही ना एक आइडियल लोग आपको समझते हैं, वो आपकी तरह कामयाब होना चाहते हैं, आप क्या उनको क्या टिप देना चाहेंगे, कोई मैसेज उनको देना चाहें कि क्या उनको करना चाहिए? ये रातों रात क्या ये मतलब इस तरह की शोहरत मिलती है या बंदा कामयाब हो जाता है, या इसके पीछे कितनी स्ट्रगल होती है और उनको क्या करना चाहिए? एक तो भाईजान आपने पूरी लाइफ में लोगों की परवाह नहीं करनी, वो करना है जो आपको अच्छा लगता है, और वो करना है जिसके बाद आप रात को जब सोएं तो अल्लाह और अपने ज़मीर के आगे और अपने मुल्क के आगे परेशान ना हो। दूसरा, डरना नहीं, वैसे भी मरना है, मलेरिया से मरने से बेहतर है अगर किसी काज के ज़रिए के हवाले से मर जाए बंदा। तीसरी बात है कि सच के इर्द गिर्द रहना है। सच बड़ा मुश्किल है बोलना, लेकिन सच के इर्द गिर्द रहना है। तो मुल्क है तो ये है, और आपने अब इस मुल्क को बदलना है, आपने करना है, और अगर आप इस मुल्क में इनकलाब लाना चाहते हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं, तो पहले ख़ुद को बदल लें। फिर जब आप उम्रा करने भी गए थे, कोई ख़ास वहाँ पे दुआएं जो की हों और जो आपकी पूरी हुई हो? नहीं, मैंने उम्रे तो इतने मतलब जो पहला किया था वो उसके ज़रा बताया, वाल बहुत किए उम्रे। है, पहला मैं लाता होता था, हम किराए के घर में रहते थे, मेरी बेगम और मैं दोपहर का खाना इकट्ठा खाते थे। तो एक दिन तंदूर से रोटियां लाया मैं, गुर्बत के दिन ख़त्म होने आहिस्ता आहिस्ता हो रहे थे, बेहतरी आ रही थी, तंदूर से रोटियां लाया तो उस तंदूर से रोटियां लाते हुए जब हमने रोटी खा ली तो उसको अखबार जो तो नहीं थी जिसमें अखबार, तो अखबार मैंने ऐसे देखी तो उसके नीचे लिखा था, एक बैंक का नाम था अलाइड आसान उम्रा स्कीम। तो मैंने देखा उन्होंने लिखा हुआ तो उस वक्त के 60,000 जमा करवाएं, उसमें से 30 अभी करवाएं, 30 उम्रा करने के बाद करवाएं। तो मैंने बेगम को कहा, बेगम ने कहा मेरे पास 60,000 है ही नहीं। तो उसने कुछ अपने वालिद से लिए, क्योंकि बेगम मेरी बहुत अमीर थी, मैं बहुत गरीब था। उसका 10,000 का खर्चा था पर महीने, मेरी 1800-3500 रुपये तनख्वाह थी, 18 फिर 3500 फिर 6,000, यानी मेरा पहले जो घर किराए का था उसका किराया भी बेगम ने दिया, जो फर्नीचर था वो फर्नीचर भी बेगम का, और जो गाड़ी FX थी वो भी बेगम की थी, पेट्रोल भी वही डलाती थी। तो खैर वो उसने कुछ अपने वालिद से लिए, कुछ एक दो जेवरात की वो जो चीज़ें होती हैं बेची, हमने 30,000 60,000 दोनों ने जमा करवाया। और मज़े की बात है कि हमारा नाम आ गया। और मज़े की बात है वो पहला और आखिरी उस बैंक का उम्रा, पहली मरतबा वो गए, 21 दिन मुझे याद है हम रहे, और उसके बाद वो घर खुल गया हमारे लिए। फिर तो साल में 4-4 उम्रे भी किए, मैं और मेरी बेगम ने 3 हज किए, मैंने खैर उसके बाद भी 2 किए हैं। तो फिर तो उसके बाद सारा, तो उस दिन अच्छा मैं एक ही दुआ मांगता हूँ वहाँ जाके, कि यानी पहली नज़र पड़ते ही एक ही दुआ मांगता हूँ कि इस मरतबा मैं जो दुआ मांगूँ अल्लाह कबूल कर लेगा। ओके, तो मतलब ये पहले जाके दुआ मांगते जो मांगूँ वो कबूल हो जाए। खाना खाने पे कहते हैं ना कि वैसे तो अल्लाह शायद के करीब है, कहीं भी सुनता है, दे के नहीं थकता, लेकिन कहते हैं खाना काबा को पहली नज़र देखते ही जो आप दुआ करते हैं कबूल होती है। तो मैं पहली नज़र देखते मैं जो मांगू कबूल हो जाए। क्या आपने तो वहाँ पे भी जाके जो ना बिल्कुल वो होता है एक, मतलब ये टैग लाइन है ना कि आपने जो मांगा, ये इतना फिटनेस सेहत, इसका राज ज़रा बताएं ज़रा। मैंने तो भट्टी साहब को वो भी देखे हुए हैं जो माशाल्लाह बड़े हेल्दी, बहुत सारी खवातीन, बहुत सारे अज़ाइम कि अब ये करना है, ये करना है, ये करना है, और बहुत सारी चीज़ें जो आगे मैंने करनी है उसके लिए मेरा फिट। और एक मुझे है भी, अब थोड़ा सा शऊर आया, पहले तो रोटी पूरी नहीं होती थी, अब पता चला है कि रोटी को ज़रा पीछे कर, ये भी बड़ी कि आप अंदाज़ा करें, पहले पेट नहीं भरता था, पेट कम करने के चक्कर में होते हैं, और लेकिन बहरहाल अब थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह ये वो सारी चीज़ें। बहुत सारी ख़वातीन से क्या मुराद है आप कह रहे हैं ना, बहुत सारी ख़वातीन, मतलब उनकी डिमांड होती है कि ज़रा फिटनेस रहे। डेफिनेटली यार, आपको क्या पता पेट अच्छा आदमी अच्छा मैं ये बताएं कि आपने पहला इश्क किया तो क्या कोई नया भी इश्क हुआ है उसके बाद? कोई इश्क एक मुसलसल एक कैफियत का नाम है। ओके, और मेरा ख्याल है मोहब्बत आपको मुसलसल करते रहनी चाहिए, डेफिनेटली। जो मेरे साथ मुझे बेगम के साथ मेरा रिलेशन था वो ज़िंदगी में कभी नहीं हो सकेगा, और लेकिन ये डेफिनेटली मुझे बहुत दफ़ा मोहब्बत हुई, और मैं चाहता हूँ कि ये होती रहे, क्योंकि हम मोहब्बत को एक ख़ास पैराए में लेते हैं
कुड़ी होएगा मुंडा होएगा, ओह मज़े ही मज़े। हालांकि ये नहीं होती। मोहब्बत ये भी होती है कि आप बारिश हो रही हो, हवा हो रही हो, आपके हाथ में कॉफ़ी हो, आपका पसंदीदा बंदा आपके साथ बैठा हो। कहाँ वैसे आपको अगर ऐसा कोई मौका मिलता है जब आप लेजर टाइम आपके पास होता है, फुर्सत के लम्हात, आप कहाँ जाते कहाँ हैं? मतलब सैर सपाटे के लिए आपको जाना मुझे पड़ता है? बहुत दरख्त बड़े अट्रैक्ट करते हैं, सब्ज़ा पहाड़ बड़े अट्रैक्ट करते हैं। और डेफिनेटली मेरे जो 2-3 बेस्ट दोस्त हैं उनके साथ मैं कहीं भी, रेगिस्तान में हो जाए, कहीं भी हूँ मैं उनके साथ फील ही होता है। और पता है आपको, मौसम अंदर का होता है, अंदर का मौसम ठीक हो, बाहर का ऑटोमेटिक ठीक हो। मैंने तो भट्टी साहब को पिछले 30 साल से देखा है, इनका अंदर का मौसम तो हमेशा माशाल्लाह ठीक ही रहा है। हाँ, मैं बड़ा अच्छा एक्टर हूँ। मैंने बताया ना कि जो आपने कहा एक चीज़ जो नहीं, दुनिया नहीं नहीं है, आप एक्टर नहीं है, आपके दिल की आवाज़ आपसे अंदर से निकलती है, क्योंकि मैं आपको बड़ा पुराना जानता हूँ। आप कहते हैं, आपने कहा ना कि एक चीज़ जो किसी को नहीं पता, वो ये है कि मैं अंदर से बड़ा अकेला हूँ, बड़ा दुखी हूँ, लेकिन मैं कभी किसी को फील ही नहीं होता, क्योंकि ये मेरा है, मेरी अकेलापन मेरी स्ट्रेंथ है, मेरा दुख मेरा स्ट्रेंथ है। तो मुझे पता है कि मेरा थोड़ी सी इनिंग्स रह गई है, लेकिन इसमें वो करूं जो मैं करना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच भट्टी साहब, आपके साथ ये हमने जो आज गपशप लगाई, बड़ा मज़ा आया। बहुत शुक्रिया। और नादरीन, आपने इरशाद भट्टी साहब की गुफ्तगू भी सुनी, उनका पैगाम भी आपके लिए है। और अगर आप इनकी तरह कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है जहाँ तक मैं इनको जानता हूँ उसके पीछे सिर्फ मुसलसल एक मेहनत है। ये सुबह दोपहर शाम रात इनको किसी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन उसके बावजूद ये तगो दो हर वक्त करते रहते हैं, हर वक्त मेहनत करते हैं, और इनका एक ही फ़लसफ़ा है कि सर उठा कर जियो। थैंक यू वेरी मच।